गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th के लिए चैप्टर है 4, जिसका शीर्षक है सामले सपनों की याद। इसके लेखक जाविर हुसैन ने लिखा है कि 1987 में सलीम अली के मृत्यु के बाद उनका डायरी जब पढ़ा गया तो उनके संस्मरण में उनके दुख को देखकर उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके आत्मा को बहुत कष्ट हुआ और उनकी याद में उनके जो लिखा उसका शीर्षक उन्होंने सामले सपनों की याद रख दिया। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने जो भाषा शैली का प्रयोग किया है, इसमें भाषा शैली का ही खासियत है कि उन्होंने अपने बातों को कितने अच्छी ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है कि सुनहले परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सामले सपनों का एक हुजूम मौत की तरफ अग्रसर है। कोई रोक सके, कोई टोक सके, यह कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे सलीम अली कंधों पर सैलानियों की भांति इतने बोझ को उठाए हैं जो उनके ज़िंदगी का यह अंतरहीन सफ़र माना जाता है। ऐसा भीड़ भाड़ उन्होंने ज़िंदगी में और कभी तनाव के माहौल में सलीम अली की यह आखिरी पलायन है। अब तो वह उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के लिए मौत के बाद गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी अगर उसे लौटाना चाहे तो वह भला कैसे वापस आएगा। आखिर उनके मृत्यु का दर्द जाविर हुसैन को इस तरह झकझोर रहा है कि उन्होंने अपनी बातों को इतनी अच्छी ढंग से रखा है कि लोग अवश्य ही उनके लेखनी को बहुत अच्छी निगाह से पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। बरसों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहता है। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशयों में लोग देखना चाहे तो प्रकृति को नज़र से नहीं देख सकता है। आदमी को नज़र से देखने के लिए उसे उत्सुक होना पड़ता है। प्रकृति तो सबों के लिए समान है, लेकिन कोई व्यक्ति प्रकृति पर जब निगाह बनाता है तो इतनी इतनी सुंदर कविता, कहानी लेखन कर डालते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जंगल घूम के चला आता है, वहाँ के झरनों की कलकल आवाज़ सुन के चला आता है, लेकिन जब उसे पूछा जाता है कि आप वहाँ क्या देखे तो वह शायद यही कहता है, कोई ख़ास तो नहीं है, बस छोटी मोटी पहाड़, थोड़ा सा झरना। लेकिन वह यह बताने से असमर्थ रहता है कि वह झरना आखिर झरझर कर हमें क्या कहता है, हमें क्या संदेश देता है कि मनुष्य तुम भी अपने जीवन से हार ना मानो। पर्वत से गिरकर भी वह अपनी गति में कभी बाधा उत्पन्न नहीं करती है, अपने कार्य में रुकावट नहीं डालती है, स्थिरता नहीं उत्पन्न करती है। तो यह हमारी सीख लेने की बात है। हम जितना अच्छी तरह से इस पे गौर करते हैं उतनी ही समझदारी हमारी बढ़ती है। तो इस कहानी के अनुसार प्रकृति की नज़र में जो आदमी है, सबको एक समान उसे दिखता नहीं है। एहसास कुछ ऐसी होती है। एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली।
जाबिर हुसैन ने लिखा है कि वह बहुत उच्च घराने से, बहुत अहमियत रखने वाले जगह से नहीं थे। उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि मिथक में जन्मे, उबर खाबर में जन्मे सलीम अली, पता नहीं इतिहास में कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला कब रचाया और कब गौओं के साथ, गोपियों के साथ अपनी शरारतें किया तथा उन सबके साथ कब ने उन्होंने माखन चोरी किया। आज वृंदावन की गली उनको याद करने के लिए अगर कोई पर्यटक जाता है तो वह यमुना की श्यामली नदी में, श्याम सलोनी नदी में जाकर अगर उस कृष्ण को याद करता है तो वास्तव में सुबह होते ही वृंदावन की गली कृष्णमय भक्ति से आनंदित रहता है। लोग लगता है कि वास्तव में वहाँ पहुंचकर भाव विभोर हो जाते हैं। जाबिर हुसैन ने यह मनुष्यों को एहसास कराता है कि जितना सलीम अली ने पक्षियों के प्रति प्रेम दिया, वैसा प्रेम अगर हर व्यक्ति थोड़ा सा प्रकृति से करे तो वास्तव में उसे प्रकृति का बहुत कुछ अमूल्य देन समझ में आ सकता है। एक बार की बात है कि सलीम अली मरुस्थल में घूम रहे थे और ज़मीन आसमान के क्षितिज को बहुत गौर से देख रहे थे। वैसे इस कहानी में बताया गया है कि उनके आँखों पर हमेशा दूरबीन लगी रहती थी, यहाँ तक कि मरने के बाद भी उनकी आँखों पर दूरबीन थी। भले ही वह जब एकांत होते थे, सुनसान जगह में रहते थे, तो वो दूरबीन हटाकर प्रकृति की नज़ारा को बहुत गौर से देखते थे। उन्होंने लिखा है कि सलीम अली जब उस रेगिस्तान में काफ़ी तेज़ चलने वाली हवा जब उन्हें झकझोर रहा था तो उस बिहर वन में पक्षियों की कलकलाहट उसे रोक न सका। उस समय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। लिखा है उन्होंने कि हवा के झोंकों को उन्होंने इस तरह परखा कि उनसे रहा न गया और पर्यावरण के संरक्षण की मांग उनसे रख दिया। जाबिर हुसैन को यह बात अखरता है कि काश वैसा व्यक्ति कब उत्पन्न होगा, कब उनके दिलो दिमाग में यह छाएगा कि कश्मीर की बर्फीली चोटियों पर, लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर अब कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो पक्षियों की परवाह करेगा कि यह पक्षी के पास क्या कष्ट है, पक्षियों के लिए क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही है, पर्यावरण में इसका क्या छिन रहा है। इस बातों को रखते हुए सलीम अली ने मानव को संकेत दे रहे हैं कि पक्षी भी हमारे आसपास के वातावरण में सुंदरता बिखेरने वाली एक छोटा सा जीव है, जिसके कलरव मानव के आंतरिक भावना को उद्दोलित करता है। हम चाहे कितने भी निराश हों, कितने ही दुखी क्यों न हों, लेकिन पक्षी की चहचहाहट थोड़ी देर के लिए हमारे मन को मुक्त कर देता है। हमारी नज़र वहाँ खिंच जाती है। थोड़ी देर के लिए हम अपनी परेशानी को भूलकर पक्षियों की आवाज़ पे गौर करते हैं। उसके रूप और रंग के प्रति मेरा मन आकर्षित हो जाता है। प्रकृति ने जो यह मानव को वातावरण दिया है, इस वातावरण को बनाए रखने के लिए मानव को भी संकल्पित होना पड़ेगा। हमारे देश में, हमारे समाज में हर व्यक्ति सलीम अली नहीं हो सकते हैं। यह मुमकिन नहीं है, यह वास्तव में असाध्य है। हर लोगों के यह सहने की बात नहीं है कि लोग एकांत बिहर वन में जाकर पशु पक्षियों पर इतनी निगाह रखकर उसकी कल्पना से कोई गीत रच दे, कोई कविताएं रच दे। आज की भाग दौड़ में यह बात बहुत ही कठिन है, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि पक्षी के रूप, रंग, भाव को देखकर थोड़ा सा उनके प्रति
हमें श्रद्धा भाव तो होनी चाहिए। उसके रख रखाव तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह स्वच्छंद आसमान में उड़ने वाला पक्षी है। वह उड़ करके दाना चुग करके अपना पेट स्वयं भर लेती है, अपना घोंसला खुद बना लेती है। फिर भी हम मानव का जीवन जो है इतना विकट हो चुका है कि पक्षियों का आहार और भक्षण वो करते हैं और उसका शिकार बना लेते हैं। शायद एक बार की बात है कि सलीम अली से जब वो गन लेकर के गए थे घूमने के लिए, शिकार करने के लिए, तो उनके गन से एक गोरैया की मृत्यु हो गई और उस गोरैया की मृत्यु ने ही उसे पक्षी प्रेमी संसार जगत में इस तरह उबेर दिया कि उनकी याद आज समाज बहुत सम्मान के साथ करता है कि धन्य थे वह व्यक्ति जिन्हें पक्षी के प्रति भी इतना लगाव है। आगे के वीडियो में फिर इसके शेष भाग की चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।